ही नहीं करता हूँ, बाकी लाज बताने अपने हवाले करता हूँ। अरे तुमको विक्रम की ताकत में दिखलाता हूँ, अरे तुमको बजरंग की ताकत दिखलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। इतना दर्द सहा होगा आजादी के मत वालों ने। और आखिरी पंक्तियां है, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हो तो आप सुन लीजिए कि आम आदमी में ताकत किस तरह से वंदे मातरम शब्द में ताकत थी, इनकलाब में क्यों थी। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मत वालों ने, जिनको भारत माँ के खातिर त्याग दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी दहकते अंगारों पर उन्हें चलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीर कर चमड़ी उसमें नमक मिर्च बुरकाते थे। जब ना दर्द सहा जाता तो इनकलाब वो गाते थे, ऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे। अरे माना उनको मौत का अपनी अंदेशा होता जाता, अरे फिर भी मरते मरते लग पर वंदे मातरम गाता था, फिर भी मरते मरते लग पर, फिर भी मरते मरते लग पर वंदे मातरम गाता था। अफसाना है दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अफसाना है दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी को बुला लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की, आम आदमी, आम आदमी। साथियों, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी, आम आदमी। ये फर्क है हमारी और कांग्रेस भाजपा की रैलियों में। कांग्रेस की रैलियों में नारे लगते हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा की रैलियों में नारे लगते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, गडकरी जी जिंदाबाद। ये मेरे ख्याल से पहली पॉलिटिकल पार्टी की रैली है जिसमें नारे लग रहे हैं, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। यहाँ पे आम आदमी नेता है, कोई वीआईपी नहीं। जगन्नाथ जी अनशन पे बैठे थे 1.5-2 साल पहले। आप में से कौन कौन गए थे रामलीला मैदान? सारे गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? लोकपाल के लिए, जन लोकपाल के लिए। लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे। 2 मांग थी हमारी, एक इधर शोर, इधर शोर। 2 मांग थी हम लोगों की। पहली मांग थी, आज अगर हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है उसको सजा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसको बेल हो गया। राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, उसको बेल हो गई। हमारे देश में सबको बेल हो जाती है, जेल किसी को नहीं होती। तो जगन्नाथ जी अनशन पे बैठे थे, हमारी पहली मांग थी कि अब अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको 1.5 से 2 साल के अंदर जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमारी दूसरी मांग थी, वॉलंटियर प्लीज शोर मत कीजिए, वॉलंटियर इसको प्लीज बैठ जाइए, वॉलंटियर प्लीज सब लोग बैठ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग भी सुनिए, आपको भी काम आएगा जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी मांग थी हम लोगों की, हम जब किसी भी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, चाहे हमको राशन कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, कुछ भी काम कराना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, हमसे पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? पैसे मांगते हैं। हमारी दूसरी मांग थी कि अब अगर कोई अफसर काम ना करे, अगर कोई पैसे मांगे, हर काम की समय सीमा तय करो। लाइसेंस इतने दिन में बनेगा, पासपोर्ट 45 दिन में बनेगा, राशन कार्ड इतने दिन में बनेगा। उतने दिन में अगर कोई अफसर काम ना करे
तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर की तनख्वाह काटेगा और उसकी तनख्वाह आपको मुआवजे के रूप में देगा। अभी इन सारे अफसरों की तनख्वाह पक्की, तरक्की पक्की, नौकरी पक्की, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम किसी भी दफ्तर में काम कराने जाते हैं उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, 2 अफसरों की तनख्वाह कट के अगर आपको मुआवजे के रूप में मिल गई, ये सारे ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो जाएगा। तो ये 2 मोटी मोटी मांगे थी जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे। सरकार ने दोनों बातें मानने से मना कर दिया। 2 साल तक हम गिड़गिड़ाते रहे, सरकार नहीं मानी। अब मनमोहन सिंह जी अपना लोकपाल बिल लेके आए। अभी लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया, आपने अखबार में पढ़ा होगा। अभी बजट सत्र में पास होने वाला है। 1 साल रह गया चुनाव का। अब ये राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो लोकपाल बिल ले आए। लेकिन ये लोकपाल बिल वो वाला बिल नहीं है जो हम लोग मांग कर रहे थे। जो मनमोहन सिंह जी लोकपाल बिल लाए हैं उसमें वो दोनों बातें नहीं है जो हम मांग कर रहे थे। ना तो मनमोहन सिंह जी के बिल में ये लिखा हुआ कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा मिलेगी, और ना ये लिखा हुआ कि अगर किसी आम आदमी का काम नहीं किया जाएगा कि तो अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में मिलेगा। दोनों बातें नहीं लिखी हुई। मनमोहन सिंह जी के कानून में क्या लिखा वो भी सुन लीजिए। आज अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी के लोकपाल में लिखा है कि अब सरकार भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में वकील दिया करेगी। साथियों, सुबह से शाम तक मेरे पास कई गरीब लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, वकील करने का पैसा नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, आप प्रशांत भूषण को कह दो आपका वकील है, हमारे लिए फ्री में काम कर देगा। मनमोहन सिंह जी के पास गरीबों को वकील देने के पैसे नहीं है, लेकिन अब सरकार राजा को फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार फ्री में वकील देगी। बहुत दया इनके मन में भ्रष्टाचारियों को, कुछ तकलीफ ना हो जाए भ्रष्टाचारियों को। दूसरा, मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है, मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, हम लोग रेड मारने जाया करते थे, सवेरे 6 बजे पहुंच जाते थे किसी को, उसको बताते थोड़ी देर कि तुम्हारे घर रेड मारने आ रहे, ये तो वो सब साफ कर देगा। अब मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है कि अगर किसी भी भ्रष्टाचारी की यहाँ रेड होगी तो रेड के पहले उसको नोटिस देके पूछा जाएगा आपके यहाँ रेड क्यों ना की जाए। वो कहेगा हाँ जी आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, 2 दिन में सारा साफ कर लूंगा। ये मनमोहन सिंह जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। सोनिया गांधी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। बेवकूफ समझते हैं उनको सबको कि सारे देश की जनता बेवकूफ है। अब अगर आप अखबार में पढ़ें कि लोकपाल बिल पास हो गया तो आप समझ लेना कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्होंने लोकपाल बिल पास किया। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टी क्यों बनाई, आप राजनीति में क्यों आए। साथियों, 2 साल तक हम लोग झक मारते रहे इन सारी पार्टियों के सामने। जंतर मंतर पे हमने झक मारी, रामलीला मैदान के अंदर झक मारी। पिछले 2 साल के अंदर सारी पार्टी के नेताओं से मिले, गिड़गिड़ा इनके सामने मिन्नतें करी कि देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो। कोई पार्टी नहीं मानी। 3 बार अन्ना जी ने एक्शन किया, 1 बार मैंने एक्शन किया, 10 दिन भूखे रहे, लेकिन ये पार्टियां नहीं मानी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इनमें से कोई पार्टी मानने वाली नहीं है, क्योंकि सारों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बीजेपी में नितिन गडकरी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, निशंक ने भ्रष्टाचार कर रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार कर रखा है। कांग्रेस के अंदर रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार कर रखा है, वहां शरद पवार ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मायावती ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जयललिता ने भ्रष्टाचार कर रखा है, करुणानिधि ने भ्रष्टाचार कर रखा है। एक पार्टी बता दो जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे, एक पार्टी बता दो, एक पार्टी बता दो। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी चाहिए। ये साफ हो गया कि जब तक इस देश की जनता मिलकर अपनी एक पार्टी नहीं बनाएगी, जब तक इस देश की जनता मिलकर आम आदमी पार्टी नहीं बनाएगी साथियों, तब तक इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। कई लोग हमसे पूछते हैं अन्ना जी अलग क्यों हो गए, अन्ना जी अलग क्यों हो गए। अन्ना जी को हमने बहुत बार समझाया कि अन्ना जी इस देश की राजनीति को साफ करना पड़ेगा। अन्ना जी बोले राजनीति में कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अंदर घुसना ही पड़ेगा, चाहे कीचड़ में हम लोगों को घुसना पड़े, अंदर घुस के साफ करना पड़ेगा हम लोगों को ये कीचड़। और अगर गंदे भी हो जाते हैं तो यही हमारी कुर्बानी समझ लीजिए कि हमने अपनी इज्जत फिदाओं के ऊपर लगा दी।
लेकिन जब तक अंदर नहीं घुसेंगे इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। अभी दामिनी का बलात्कार हुआ, कौन कौन गया था इंडिया गेट के ऊपर? हम लोग जब इंडिया गेट के ऊपर गए थे, हमको पुलिस ने डंडे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन किए, हमें जेल भेज दिया गया। क्या उसके बाद आज महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं क्या? अभी 48 घंटे के अंदर बता रहे हैं 10 गैंग रेप के केस हो गए हैं दिल्ली के अंदर, 10 रेप के केस हो गए हैं दिल्ली के अंदर। अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ा था मंडावली के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई। अगर कोई लड़की घर से निकलती है तो माँ बाप का दिल आज धक-धक करता रहता है कि पता नहीं वो शाम तक सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि उनका अपहरण तो नहीं हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब? कैसे बदलेगा ये सब? मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश में टोटल 4800 MP और MLA हैं। हमारे देश में सांसद और विधायक सब मिला के 4800 हैं। इन 4800 में से 6 के खिलाफ बलात्कार के मामले चल रहे हैं, 141 के खिलाफ मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, 90 के खिलाफ किडनैपिंग के चार्जेस चल रहे हैं और 45 के खिलाफ डकैती के चार्जेस चल रहे हैं। ये हमारी संसद में और विधानसभाओं में लगे। हमारी लोकसभा के अंदर 14 के खिलाफ मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, 20 के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, 11 के खिलाफ 420 के मुकदमे चल रहे हैं, 13 के खिलाफ किडनैपिंग के चार्जेस चल रहे हैं। और दिल्ली की विधानसभा में बीजेपी के 9 विधायक हैं, 9 MLA हैं, जिनके खिलाफ घोर आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस के 16 विधायक हैं, जिनके खिलाफ हत्या और रेप के मामले चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तक ऐसे लोग संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर बैठे हैं, क्या हमारी महिलाएं कभी भी सुरक्षित हो सकती हैं? क्या हमारे बच्चे कभी भी सुरक्षित हो सकते हैं? हम कह रहे हैं बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाओ। अरे जिन लोगों को बलात्कार के खिलाफ कानून बनाना, उन्होंने तो खुद बलात्कार कर रखा है। आज अगर उन्होंने बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बना दिया, इनमें से आधे जेल चले जाएंगे। आज अगर इन्होंने हत्या के खिलाफ सख्त कानून बना दिया, इनमें से आधे जेल चले जाएंगे। आज इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सख्त कानून बना दिया, इनमें से आधे जेल चले जाएंगे। इसलिए इस देश में तब तक बलात्कार नहीं रुक सकता, तब तक हत्या नहीं रुक सकती, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता, जब तक संसद को और विधानसभा को साफ नहीं किया जाएगा। यही हमने अन्ना जी को समझाया कि अन्ना जी अंदर जाना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, संसद को साफ करना पड़ेगा, विधानसभा को साफ करना पड़ेगा, तब हमारे देश की मुक्ति हो सकती है। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। हम कोई नेता नहीं है, हमको राजनीति करनी नहीं आती, हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं। लेकिन ये साफ हो गया कि जब तक राजनीति साफ नहीं होगी तब तक नहीं होगी। अभी हम दिल्ली में जगह जगह घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। सारी जनता कह रही है जी महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। खासतौर से महिलाएं कहती हैं बच्चे पालने मुश्किल हो गए, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, रसोई चलानी मुश्किल हो गया। गलत तो नहीं कह रहा। बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने, पानी के दाम बढ़ा दिए इन्होंने, गैस के दाम बढ़ा दिए, ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। क्यों हो रही है इतनी महंगाई? कभी सोचा आपने क्यों हो रही है इतनी महंगाई? एक झुग्गी बस्ती में गया मैं, एक बूढ़ी अम्मा मिली। मैंने कहा अम्मा सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोली बेटा महंगाई बहुत हो रही है, अब जिया नहीं जाता। मैंने कहा अम्मा अपने विधायक को जाके नहीं कहा भाई महंगाई हो रही है बहुत कुछ करो? बोली वो बेचारा क्या करेगा, महंगाई तो अपने आप ही हो रही है। मैंने कहा अम्मा शीला दीक्षित को जाके नहीं कहा भाई महंगाई हो रही है कुछ करो? बोली वो बेचारी क्या करेगा, महंगाई तो अपने आप ही हो रही है। इस देश में आधे से ज्यादा लोगों को यह लगता है महंगाई अपने आप ही हो रही है, ऐसे जैसे कि भगवान ने कर रखी हो महंगाई। अरे भगवान क्यों करेगा, भगवान की दुश्मनी है उसमें से। महंगाई का केवल और केवल एक ही कारण है। क्या कारण है? भ्रष्टाचार। और आज ये फाइलें लेके आया हूं मैं, ये दिखाने के लिए फाइलें लेके आया हूं कि एक ही कारण है महंगाई का, वो है भ्रष्टाचार। आज खुलासा होगा, खुल के बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी। सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। बिजली के बिलों से कौन कौन दुखी है, जरा हाथ खड़े करें। सारे दुखी हैं। बिजली के बिल इतने क्यों बढ़ रहे हैं? जी
यूनिट कहाँ से कहाँ बढ़ा दी? बिजली के दाम इतने क्यों बढ़ गए? लैंडलॉर्ड तो अलग बात है जी, वो बिजली कंपनी कितने ले रही है उसकी बात करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड कितने वो कह रहे हैं लैंडलॉर्ड हमसे 8 रुपये यूनिट ले रहा। ये बिजली कंपनियां कितनी ले रही है उसकी भी बात करते हैं। ये बिजली कंपनियों ने इतने रेट क्यों बढ़ा दिए? याद करो 2002 में शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली में बिजली की चोरी बहुत हो रही है, इसलिए हम दिल्ली में बिजली को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली को टाटा और अनिल अंबानी को दे रहे हैं। ये टाटा और अनिल अंबानी बिजली की चोरी कम करेंगे और जब दिल्ली में बिजली की चोरी कम हो जाएगी तो हम आपके बिजली के दाम कम कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? 2002 में बोला था ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? 2002 में शीला दीक्षित ने कहा था बिजली की चोरी बहुत हो रही है, टाटा अंबानी बिजली की चोरी कम करेंगे, जब बिजली की चोरी कम हो जाएगी तो आपके बिजली के दाम कम कर देंगे। 2002 में बिजली की चोरी 55% थी, आज 2013 हो गया। टाटा और अंबानी ने बिजली की चोरी तो कम कर दी, आज बिजली की चोरी रह गई 15%। 40% बिजली की चोरी कम हो गई। 40% बहुत होता है। 40% का मतलब हजारों करोड़ रुपए बच गए, हजारों करोड़ रुपए बच गए। शीला दीक्षित ने तो कहा था कि जब बिजली की चोरी कम होगी हम आपके बिजली के दाम कम करेंगे। आज बिजली की चोरी तो 40% कम हो गई, आपके बिजली के दाम कम हुए क्या? वो तो दुगने हो गए, तिगने हो गए, 4 गुने हो गए। तो ये हजारों करोड़ रुपया जो बचा ये किसके पास गया? ये सारा टाटा और अंबानी ले गए और उन्होंने ये पैसा अपने पास रखा या थोड़ा बहुत मिल बांट के खाया? किसको दिया? शीला दीक्षित को। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हो। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हो। अभी 15 दिन पहले मैंने एक मीटिंग में कह दिया था शीला दीक्षित बिजली कंपनियों की दलाली कर रही है। शीला दीक्षित ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट से नोटिस आया मेरे खिलाफ। 20 मार्च को हेयरिंग है, कोर्ट ने मेरे को नोटिस दिया कि आपने शीला दीक्षित की मानहानि क्यों करी। मैं 20 मार्च को कोर्ट को जाके कहूंगा कि शीला दीक्षित की मानहानि मैंने नहीं करी, शीला दीक्षित अपने कुकर्मों से अपनी मानहानि कर रही है। आज अगर शीला दीक्षित दिल्ली में बिजली के दाम कम कर दे हम उनका स्वागत करेंगे, उनको बधाई देंगे। लेकिन अगर शीला दीक्षित बिजली के दाम बढ़ाएगी तो हम गली गली में जाके कहेंगे कि शीला दीक्षित दलाली कर रही है। अगर जेल भेजना है तो जेल भेज दो, हमको डर नहीं लगता चाहिए, माफी नहीं मांगने वाला मैं कहता। अभी थोड़े दिन पहले द्वारका में सभा चल रही थी, मैंने कहा भाई ये सारा पैसा अनिल अंबानी ने और टाटा ने रखा है, थोड़ा बहुत मिल बांट के खाया। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, बोला शीला दीक्षित पैसे खा गई। अरे बच्चा दिल्ली का कह रहा है शीला दीक्षित पैसे खा गई। यहाँ सारे खड़े हुए बैठे हुए लोग कह रहे हैं शीला दीक्षित पैसे खा गई। किस किस का मुंह बंद करोगे? किस किस के खिलाफ मानहानि का केस करोगे? किस किस को जेल भेजोगे? साथियों 2010 में दिल्ली में बिजली के दाम कौन तय करता है? DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एक सरकारी संस्था है। DERC 2010 में DERC के चेयरमैन थे बरजिंदर सिंह, बड़े ईमानदार आदमी थे। टाटा और अंबानी दौड़े बरजिंदर सिंह के पास गए, यहाँ से वो सारे आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, क्या हो गया? वो आपकी तरफ देख रहे हैं। 2010 के अंदर DERC के चेयरमैन थे बरजिंदर सिंह, बहुत ईमानदार आदमी थे। टाटा और अंबानी दौड़े बरजिंदर सिंह के पास गए, बोले कि 630 करोड़ का घाटा हो गया, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाओ। बरजिंदर सिंह बोले ऐसे नहीं बढ़ाता, अपने बही खाते लेके आओ। टाटा और अंबानी अपने बही खाते लेके गए। बरजिंदर सिंह जी ने जब उन दोनों के बही खाते देखे तो उनका माथा ठनक गया। इन दोनों कंपनियों को बिजली का घाटा नहीं हुआ था, 630 करोड़ का घाटा नहीं हुआ था। इन दोनों कंपनियों को 3577 करोड़ का मुनाफा हुआ था। 3577 करोड़ का मुनाफा हुआ। बरजिंदर सिंह जी ने ऑर्डर बनाया,
ऑर्डर में लिखा कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम घटने चाहिए, 23% घटने चाहिए। और उन्होंने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा कि आने वाले 5 सालों के अंदर इन बिजली कंपनियों का मुनाफा और भी बढ़ने वाला है। आने वाले 5 सालों में दिल्ली में बिजली के दाम और भी कम होने चाहिए। ये मैं बरजिंदर सिंह के ऑर्डर की कॉपी लेके आया हूँ। इस ऑर्डर में लिखा है कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने चाहिए। इस ऑर्डर में लिखा है कि दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। इस ऑर्डर में लिखा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम और भी कम होने चाहिए। हम जो भी बात करते हैं उसके लिए कागज है हमारे पास, क्योंकि हमारी हर पब्लिक मीटिंग में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही होती है। अगर एक भी बात हम उल्टी कर दें, एक भी बात के कागज नहीं हो, तो अगले दिन ही हमारे खिलाफ केस कर देते हैं। खूब केस कर रखे इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे को डर नहीं लगता है। तो साथ ही बरजिंदर सिंह का ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर के साथ षड्यंत्र किया गया। ये ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह 11 बजे पास होने वाला था। 4 मई को एक दिन पहले टाटा और अनिल अंबानी शीला दीक्षित के पास दौड़े गए, बोले जी इस ऑर्डर को रोक मत, बरजिंदर सिंह को ये ऑर्डर पास मत होने दो, मत करने दो। शीला दीक्षित ने 4 मई की रात को बरजिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी कि आप ये दिल्ली में बिजली के दाम कम करने वाला ऑर्डर रोक दो, इसको पास मत करो। ये शीला दीक्षित की चिट्ठी की कॉपी है। शीला दीक्षित ने ये चिट्ठी क्यों लिखी? शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री है, हमसे वोट लेके मुख्यमंत्री बनी है। अगर हमारे बिजली के दाम कम हो रहे थे, शीला दीक्षित को तो खुश होना चाहिए था। क्यों रहता शीला दीक्षित में ऑर्डर पास होने से? जरूर उन्होंने बिजली कंपनियों से कुछ पैसे खाए थे। वो कह रही है फंड कहां से मिलेगा अगर नहीं रोकेंगी तो। जरूर उन्होंने पैसे खाए थे शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों से। तो सर साथियों, ये ऑर्डर पास नहीं हो पाया, बिजली के दाम कम होने वाला ऑर्डर पास नहीं हो पाया। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है, इस ऑर्डर की केवल 2 कॉपी बनी थी, एक कांग्रेस के पास थी और दूसरी भाजपा के पास थी। शीला दीक्षित तो मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ, ये भाजपा वाले 3 साल से चुपके हुए। कोई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बिजली कंपनियों ने भाजपा वालों को भी पैसे दे दिए चुप होने के, या दूसरा कारण हो सकता है भाजपा वालों को ये लग रहा है शायद अगली बार हमारी सरकार बन जाए, हमको भी तो पैसे कमाने हैं बिजली कंपनियों से। 2 ही कारण हो सकते हैं। दोनों भाजपा और कांग्रेस पिछले 3 साल से चुप है, इस ऑर्डर को दबा के बैठी हुई है। प्रशांत भूषण जो कि आम आदमी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया शीला दीक्षित के खिलाफ। 1 साल बाद हम लोग केस जीत गए। हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित को बुरी तरह से बताया कि आप ये ऑर्डर नहीं रोक सकते, आपके पास इस ऑर्डर को रोकने की पावर नहीं है। लेकिन साथियों, हमारी किस्मत खराब थी करती। 1 साल बाद बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए और बरजिंदर सिंह की जगह शीला दीक्षित ने खास आदमी सुधाकर DERC का चेयरमैन बना दिया। सुधाकर की केवल एक ही काम था, जो बिजली कंपनियां कहें वो करते जाओ, जो बिजली कंपनियां कहें वो करते जाओ। शीला दीक्षित का खास आदमी था सुधाकर, अभी भी है। एक उसके बाद तो साथियों हमारी मुसीबत ही मुसीबत आ गई। 1 साल पहले बरजिंदर सिंह जी कह के गए थे कि दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, आने वाले 5 सालों के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम और भी कम होने चाहिए। 1 साल बाद सुधाकर ने आके कहा कि दिल्ली में बिजली कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाओ। 2011 में सुधाकर ने 32% दाम बढ़ा दिए, 2012 में सुधाकर ने 22% दाम बढ़ा दिए, अभी 1 महीना पहले सुधाकर ने 3% दाम बढ़ा दिए। और अभी असली मुसीबत आने वाली है आपके ऊपर, किसी को पता नहीं है। अभी असली मुसीबत आने वाली है। ये एक चिट्ठी है, ये मेरे हाथों परसों लगी है। इनकी किस्मत खराब है, इनकी सारी चिट्ठियां हमारे हाथ में। पर हम हमेशा कहते हैं भगवान हमारे साथ है, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं।
इसलिए हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सच्चा आदमी मिल जाता है, वो सारे कागज में क्यों खोले। ये चिट्ठी सुधाकर जी ने शीला दीक्षित जी को 1 महीना पहले लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 2 साल में बिजली कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुधाकर जी ने शीला दीक्षित को कहा है कि या तो दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपया दे, नहीं तो मैं दिल्ली में बिजली के दाम और बढ़ाने वाला हूं। दिल्ली सरकार का टोटल बजट 30,000 करोड़ का है। अगर शीला दीक्षित जी ने दिल्ली सरकार का टोटल बजट इन कंपनियों को दे दिया तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से मिलेगी? तो शीला दीक्षित तो दे नहीं सकती। इसका मतलब ये 20,000 करोड़ रुपए आपके बिजली के बिलों के अंदर लग के आने वाले। कितना बिल पड़ेगा? दिल्ली में टोटल 35 लाख कनेक्शन है। 20,000 करोड़ को 35 लाख से भाग दे के देखो, हर परिवार का हर महीने 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल बढ़ने वाला। इस कागज में लिखा है हर परिवार का हर महीने 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल बढ़ने वाला है। लेकिन ये बड़े सियाने हैं, अभी चुनाव तक हो सकता है ना बढ़ाएं, चुनाव के बाद बढ़ाएंगे। अरे 2 साल पहले 2010 में बरजिंदर सिंह जी कह के गए थे कि इन बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, और आने वाले 5 सालों में इनको और मुनाफा होने वाला है। ये सुधाकर ने आते ही कह दिया भाई 2 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये अचानक नुकसान कहां से आ गया? साथियों, हमारे पास कागज है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो कागज ये दिखाते हैं कि पूरा का पूरा 20,000 करोड़ का नुकसान फर्जी है। आज भी इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, आज भी इन कंपनियों को भारी फायदा हो रहा है। ये पूरा का पूरा नुकसान फर्जी है। इसलिए हम लोगों के दिल्ली में बिजली का काम कर रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित इन कंपनियों से मिली हुई है और भाजपा चुप है। इन कंपनियों में 35,000 ठेके के मजदूर काम करते हैं। 35,000। अनिल अंबानी एक मजदूर से, गरीब लोग हैं बेचारे, झुग्गियों पे रहते हैं, एक मजदूर से 9,000 रुपए के ऊपर अंगूठा लगवाता है और उनको 5,000 रुपए हाथ में रखता है। इन गरीब मजदूरों के भी 4-4 हजार रुपए महीना खा लेता है। ये सारे पैसे लेके अनिल अंबानी कहाँ जमा कराता है? कहाँ जमा कराता है? स्विस बैंक में। आज मैं अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट भी लेके आया हूँ। अभी थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे, उसको खुलासा थोड़ी देर में। अब पानी की बात करें, पानी के बिलों से कौन कौन दुखी है? पानी आता है? पानी नहीं आता, बिल आते हैं। पूरी दिल्ली की यही कहानी है, पानी नहीं आता बिल आते हैं, पानी नहीं आता बिल आते हैं। ये पानी क्यों महंगा हो गया? सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नाम सुना आप लोगों ने? सोनिया विहार में शीला दीक्षित जी ने एक पानी साफ करने की मशीन लगाई है। शीला दीक्षित जी ने, वो इंपोर्टेड मशीन है, फ्रांस से लेके आई है, बड़ी बढ़िया मशीन है। उसमें रोज शीला दीक्षित जी 90 MGD कच्चा पानी डालती है। MGD मतलब मिलियन गैलन पर डे, भूल जाओ उसको, मान लो 90 लीटर कच्चा पानी डालती है। रोज उसमें 90 लीटर कच्चा पानी डालती है, तो साफ होके कितना निकलना चाहिए? 80, 88, 85। आपके घर में एक्वागार्ड होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर में 10 लीटर पानी डालो तो साफ होके कितना निकलता है? 8, 9, 9.5, थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। ये प्लांट चमत्कारी प्लांट है, इसमें बहुत बड़ा चमत्कार होगा। फ्रांस से आया ये प्लांट, इंपोर्टेड है। इसमें रोज शीला दीक्षित जी 90 लीटर पानी डालती है, उसमें से 140 लीटर निकलता है। कागज है मेरे पास, हर चीज के कागज है मेरे पास। मैं अगर झूठ बोल दूं कल मेरे खिलाफ केस कर देंगे शीला दीक्षित। इसमें 90 लीटर पानी डालती है शीला दीक्षित, उसमें से साफ होकर 140 निकलता है। हमने कहा जी ये सबके घरों में लगवा दो, पानी की प्रॉब्लम ही खत्म। 1 लीटर डालो 10 लीटर निकलेगा, 1 लीटर डालो 10 लीटर निकलेगा, ना बिल आएगा ना कोई समस्या, सारी समस्या ही खत्म पानी की। साथियों, निकलता तो 88 लीटर ही है। 90 लीटर डालती है तो 88 लीटर ही निकलता है। 140 लीटर के फर्जी बिल बनते हैं, 140 लीटर की फर्जी बिजली दिखाते हैं, 140 लीटर की फर्जी मजदूरी दिखाते हैं।
और उस कंपनी को 140 लीटर की पेमेंट करते हैं। ज्यादा मजे की बात यह है, शीला दीक्षित जी कहते हैं भाई हमने मालवीय नगर में 140 लीटर पानी भेजा था, जनता ने 88 लीटर की पेमेंट करी। इसका मतलब मालवीय नगर की पाइपलाइन लीक कर रही है। अरे लीक तो कर ही नहीं रही, वो तो ठीक है, तुमने भेजा ही 88 लीटर का, 140 भेजा ही नहीं था। यदि ये पाइपलाइन लीक कर रही है, शीला दीक्षित ने पूरे मालवीय नगर की पाइपलाइन बदलने का ठेका इसी कंपनी को दे दिया 519 करोड़ रुपए। उस ठेके की कॉपी भी है मेरे पास। 519 करोड़ रुपए में पूरे मालवीय नगर की पाइपलाइन बदलने का ठेका दे दिया। अरे पाइपलाइन तो ठीक है, पाइपलाइन बदले नहीं थोड़ी है वहां पे। अभी 4 दिन पहले हमारी मालवीय नगर में मीटिंग थी, सभा थी थी। मैंने जनता से पूछा, मैंने कहा 519 करोड़ का ठेका दिया यहाँ पे, कहाँ कहाँ पाइपलाइन बदल रही है? कहते हैं यहाँ तो कोई पाइपलाइन नहीं बदल रही थी, पाइपलाइन तो बदली नहीं जानी, पाइपलाइन तो ठीक है, तुमने भेजा ही 88 लीटर था, 140 भेजा ही नहीं था, तो कोई पाइपलाइन नहीं बदली जाएगी, आधा वो रख लेंगे आधा वो रख लेंगे। ये पूरे 519 करोड़ को मैंने मालवीय नगर की जनसंख्या से भाग देकर देखा। एक एक परिवार के ऊपर शीला दीक्षित ने 1.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। इसका ब्याज अगर हम लगाएं तो हर परिवार का पानी का बिल 1,500 रुपए बढ़ के आने वाला है। इस प्रोजेक्ट की बिल 1,500 रुपए पानी का बिल बढ़ के आने वाला। लेकिन ये फिर चुनाव के बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। पिछले 9 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड में 10,000 करोड़ के घोटालों के कागज हम लोगों के पास है। इसलिए आपका ये 10,000 करोड़ रुपए आपके पानी के बिलों के अंदर लग गया। मेरे को एक आदमी मिला, रिक्शा चलाता है बेचारा, दिल्ली में 8,000 रुपये महीना कमाता है। 3,000 रुपये तो उसका बिजली का बिल आ गया, 1,500 रुपये पानी का बिल आ गया, 2,500 रुपये बचे। बोला जी उसमें 3 सिलेंडर आ जाएंगे, कहाँ से दूध पिलाएंगे बच्चों को, कहाँ से सब्जी खरीदेंगे, कहाँ से रोटी, कहाँ से शिक्षा, कहाँ से स्वास्थ्य। सारी दिल्ली का यही हाल है। एक बूढ़ी अम्मा है, झुग्गी में रहती है, एक कमरे की झुग्गी है, उसका 60,000 रुपये तो पानी का बिल आया और 26,000 रुपये बिजली का बिल। और जब मीडिया वाले हारून यूसुफ के पास गए तो बोला जरूर ये बुढ़िया फैक्ट्री चलाती है। अब गैस की बात करें, गैस से भी दुखी हो। कितने सिलेंडर मिलते हैं? 9 सिलेंडर। कितने का मिलता है एक सिलेंडर? रुक जाओ अभी थोड़ा सा रुको, खर्चे बाद में बांट लेंगे साथियों, खर्चे बाद में बांट। 9 सिलेंडर मिलते हैं 411 रुपए। 10वां सिलेंडर कितने का मिलता है? 942 का। ये गैस क्यों महंगी होगी? याद करो 2000 के अंदर भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। ये जो गैस हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं ये जमीन से निकलती है, गैस के कुएं होते हैं। 2000 में हमारे देश में गैस के बहुत सारे कुएं हैं। 2000 में भाजपा वालों ने हमारे देश के सारे गैस के कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। मुकेश अंबानी पता है कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, अनिल अंबानी का भाई है। एक भाई ने गैस महंगी कर रखी है, एक भाई ने बिजली महंगी कर रखी है, और ये दोनों भाई मिलकर भाजपा और कांग्रेस चलाते हैं। धीरू अंबानी का लड़का है, भाजपा वालों ने हमारे देश के सारे गैस के कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दिए भाई? अब ये मुकेश अंबानी चाचा तो लगता नहीं है भाजपा वालों से, जरूर पैसे खाए होंगे भाजपा वालों ने इससे। 2004 के अंदर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद तो बार बार मुकेश अंबानी कांग्रेस वालों के पास जाता, पैसे खिलाता और गैस के दाम बढ़वा लेता। बार बार जाता, पैसे खिलाता, गैस के दाम बढ़वा लेता। 2010 में फिर से ये सरकार के पास गया, बोला गैस के दाम बढ़ाओ। जयपाल रेड्डी जी मंत्री थे, बोले गैस के दाम नहीं बढ़ाते, जनता में हाहाकार मच जाएगा। मुकेश अंबानी ने क्या किया? गैस के कुएं बंद कर दिए। बोला जब तक गैस के दाम नहीं बढ़ाते मैं गैस नहीं दूंगा। अरे गैस तो हमारी है, गैस तो इस देश के लोगों की है। सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को उसके गैस के कुओं का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, उसे गैस के कुएं वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पैसे खा लिए। मुकेश अंबानी का तो कुछ नहीं करा, मंत्री बदल दिया, जयपाल रेड्डी को हटा दिया, नए मंत्री आए हैं। कौन है? वीरप्पा मोइली नए मंत्री हैं। जैसे मैंने बताया मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था पहले,
अंदर जान पहचान है मेरी जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी के पैसे खाके सरकार ने गैस के दाम दुगने करने के लिए फाइल पे ऑर्डर कर दिए। प्रधानमंत्री दफ्तर से भी क्लियर हो गया, जो 9 सिलेंडर आपको 411 के मिलते थे, वो 9 सिलेंडर आपको 900 रुपए के मिले। जो 10वां सिलेंडर आपको 942 रुपए का मिलता था, वो 10वां सिलेंडर आपको 1800 रुपए का मिला। पर ये भी चुनाव के बाद है। तो चुनाव के बाद बिजली कितनी महंगी होने वाली है? आवाज ही नहीं आ रही, लगता है आवाज ही खत्म हो गई। कितनी महंगी होगी बिजली? पानी कितना महंगा होगा? 1500। और गैस दुगनी होगी। ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये सारा पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंकों में ले जाते हैं। आज इन दोनों भाइयों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर लेके आया हूं, बता दूं? साथियों, हम सुना तो बहुत करते थे, स्विस बैंक होते हैं, स्विस बैंक होते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट होते हैं, होते भी हैं कि नहीं पता नहीं था। आजादी के बाद पहली बार कुछ लोगों के स्विस बैंक के खाते जनता के बीच में निकल के आए। ये दोनों भाइयों के अकाउंट हैं। कौन सा किस भाई का? ये मेरा मिक्सअप हो गया। अगर मैंने गलत बोल दिया तो फिर ये कल केस कर देंगे मेरे खिलाफ। एक भाई का है 5090160983, 5090160983। दूसरे भाई का है 5090160984। आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चला? मैं इनकम टैक्स में काम करता हूँ। इनकम टैक्स में मेरे दोस्त हैं। इन दोनों भाइयों की इनकम टैक्स की फाइलें लेके आया हूँ। उन फाइलों से मैं इनके अकाउंट नंबर नोट करके लाया हूँ। और मैंने फाइलों में यह भी देखा कि सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि अगर मुकेश अंबानी के खिलाफ एक्शन ले लिया तो पता चल जाएगा कि मुकेश अंबानी ने गैस के दाम बढ़वाने के लिए किस किस मंत्री को रिश्वत दी थी। अगर अनिल अंबानी के खिलाफ एक्शन ले लिया तो पता चल जाएगा कि अनिल अंबानी ने बिजली के दाम बढ़वाने के लिए किस किस मंत्री को रिश्वत दी। इसलिए सरकार इन दोनों भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज आरके पुरम के इस मंच से चुनौती देता हूं मैं मुकेश अंबानी को कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करके दिखाना। मुकेश अंबानी के पास तो लाखों करोड़ों रुपया है। अगर वो मेरे खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा कर देता है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जिंदगी भर में जेल की चक्की पीसूंगा। मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं तो मैं कोर्ट में जाके कहूंगा, जज साहब इनकम टैक्स वालों की फाइलें मंगवा लो, इनकी सबकी काली करतूतें पता चल जाएगी। 9 नवंबर को मैंने देश के कई बड़े बड़े लोगों के स्विस बैंक के खाते जनता के सामने रखे थे। सारे टीवी चैनल वालों के सामने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े लोगों के स्विस बैंक के खाते रखे। अगले दिन मुकेश अंबानी जी ने सारे टीवी चैनल वालों को नोटिस भेज दिया, मानहानि का नोटिस भेज दिया। एक मिनट चुके। सारे टीवी चैनल वालों को मुकेश अंबानी जी ने नोटिस भेज दिया, मानहानि का नोटिस भेज दिया कि तुमने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव क्यों दिखाई, माफी मांगो मुझसे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी थी, नोटिस भेजना था तो मेरे को भेजना चाहिए था। उन टीवी चैनल वालों को नोटिस क्यों भेज रहे हो? मैंने चिट्ठी लिखी मुकेश अंबानी जी को, इन टीवी चैनल वालों को क्यों डरा रहे हो? ऐसे डरे हो? अगर हिम्मत है तो नोटिस मेरे खिलाफ भेजो। मेरे खिलाफ नोटिस नहीं भेजते, मेरे खिलाफ नोटिस भेजेंगे भी नहीं। तो साथियों, जितना खुलासा करना था कर दिया। जितना खुलासा करना था कर दिया। जितनी फाइलें लाया था मैंने दिखा दी। अब मेरे को आपसे पूछना है कि कुछ करना है या भुगतते रहे? पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे, खड़े हुए कुछ नहीं बोल रहे। कुछ करना है भुगतते रहे? क्या करना है? सरकार बदलनी है, कांग्रेस हटा के भाजपा लानी है, तो क्या करना है? आम आदमी। अब आम आदमी जाके संसद में लगेगा,
आम आदमी जाके विधानसभा के अंदर बैठेगा, आम आदमी आम आदमी दिल्ली में गैस के दाम तय करेगा, आम आदमी दिल्ली के अंदर पानी के दाम तय करेगा। भाजपा और कांग्रेस को इन सारे नेताओं को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। लेकिन ये तो नवंबर में होगा, नवंबर में चुनाव होंगे, इन सारी पार्टियों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन तब तक चुप रहना है क्या? मेरा एक सुझाव है, अगर दिल्ली की सारी जनता दिल्ली में बिजली और पानी के बिल देना बंद कर दे तो शीला दीक्षित और अनिल अंबानी को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। कौन कौन बिजली पानी के बिल देना बंद करेंगे? कई लोगों के हाथ नहीं उठे, डर लगता है कनेक्शन कट जाएगा। बिजली काट गए तो क्या होगा? अरे जोड़ लेना, बिजली शीला दीक्षित की है कि हमारी है? हमारी बिजली है, शीला दीक्षित की नहीं है। और डर लगे तो मेरे को बुला लेना, मैं आके बिजली जोड़ जाऊंगा। कईयों की जोड़ दी मैंने बिजली, मैं आके बिजली जोड़ जाऊंगा। फोटो खींच लेता हूँ, फोटो खींच के पुलिस वालों को दे देता हूँ कि बिजली मैंने जोड़ी थी, जेल भेजना है मेरे को भेज देना, इनको जेल मत भेजना। लेकिन केस तो आपके खिलाफ बनेगा, पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। साथियों, सारी दिल्ली की जनता डरी हुई बैठी है, और जिस मुल्क की सारी कौम डरी हुई हो वो मुल्क कभी प्रगति नहीं कर सकता। जिस मुल्क की सारी कौम डरी हुई हो वो मुल्क तो शीला दीक्षित की गुलामी करेगा। अरे बिजली तो इन्होंने भगत सिंह की भी काट दी थी, बिजली तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भी काट दी थी। वो डरने देगा? वो तो नहीं डरेगा, इसीलिए उस टाइम आजादी मिल गई थी। आज सारी दिल्ली की जनता डरी हुई है, इसलिए हम शीला दीक्षित के गुलाम हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने ये है कि दिल्ली की जनता का डर कैसे निकाला। इसी डर का फायदा उठा रही है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित को पता है जितनी मर्जी दाम बढ़ा दो दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता भुगतती रहेगी, भुगतती रहेगी, भुगतती रहेगी। इसी डर का फायदा उठा रही है। इसीलिए साथियों, मैंने निश्चय किया है 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई। 23 मार्च को क्रांतिकारी दिवस है। 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के लिए बैठूंगा। मेरी कोई सरकार से मांग नहीं है, सरकार से कोई फायदा नहीं है। 2 साल अनशन कर करके देखिए, सरकार से मांगने से कोई फायदा नहीं है। सरकारें अंग्रेजों से भी बदतर है। मेरी अपील सीधी आप लोगों से, 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास पे बैठूंगा। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि अपने अपने मन का डर निकाल के दिल्ली की सारी जनता अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद करे। करोगे? और मैं तब तक उपवास के ऊपर बैठा रहूंगा, केवल पानी पीऊंगा। तब तक उपवास के ऊपर बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता अपने पानी और बिजली के बिल देना बंद नहीं कर देती। सरकार से हम कुछ नहीं मांगते। अरे डरना है तो शीला दीक्षित से क्या डरना, डरना है तो अनिल अंबानी से क्या डरना, डरना है तो एक ही आदमी से डरना है, नीली छतरी वाले से डरना, ऊपर वाले से डरना, भगवान से डरना, अल्लाह से डरना, खुदा से डरना, और किसी से नहीं डरना। और भगवान हमारे साथ है क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। 1.5 साल पहले जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर गए। अभी जब दामिनी का बलात्कार हुआ, कितने लोग सड़कों के ऊपर उतरे। साथियों, कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है इस देश के अंदर। 3 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसा समय आएगा जब सारी जनता सड़कों पर उतर जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर उतर रहे हैं। साथियों, कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है। और मुझे लगता है, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है इस पूरे आंदोलन का संचालन कोई ना कोई शक्ति है, भगवान है, अल्लाह है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रहा है। ये तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अंत में जीत हम ही लोगों की होगी। कहते थे पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था,
साथियों, मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत वापस सोने की चिड़िया बनाएगा। गरीबी दूर होगी हमारे देश से, भुखमरी दूर होगी हमारे देश से, अब जनता धीरे धीरे खुली होगी। कहते हैं राजनीति करने लग गया अरविंद, राजनीति। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अनाउंस किया कि मैं उपवास के ऊपर बैठूंगा, तो विजय गोयल जी कहते हैं अरविंद राजनीति कर रहा है। मैंने कहा विजय गोयल जी, आप भी आके बैठो मेरे साथ उपवास पर। वो नहीं बैठते, थोड़े दिन वो भी बैठेंगे, उनकी भी आत्मा का शुद्धिकरण होगा थोड़े दिन। शीला दीक्षित जी को तो आप भी आके बैठे थोड़े दिन मेरे साथ उपवास पे, सारा समाज शुद्ध होगा। वो नहीं बैठते, कहते हैं राजनीति कर रहा है। हाँ, हम राजनीति करते हैं, हम कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित अनिल अंबानी की राजनीति करती है, हम जनता की राजनीति करते हैं। ये भाजपा कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते हैं। ये लोग देशद्रोह की राजनीति करते हैं, हम देशभक्ति की राजनीति करते हैं। हाँ, हम राजनीति करते हैं। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने भी करी थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने भी करी थी, उन्होंने भी चुनाव लड़े थे। लेकिन उन दिनों में जब राजनीति करते थे कहते थे त्याग कर रहा है, देशभक्ति कर रहा है। आज इन सारे गुंडों ने मिलकर राजनीति शब्द खराब करते। इसी को बदलना है साथियों, इसी को बदलना है। अभी थोड़े दिन पहले मैं नजफगढ़ गया था, एक बाबा मिले में, कहते हैं बेटा भाषण तो बड़े अच्छे अच्छे देता है, लेकिन जब वो दूसरी पार्टियां बनी थी, वो लोग जब आए थे वो भी बड़े अच्छे भाषण दे रहे थे। जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए। तेरा क्या भरोसा, तेरे को कल सत्ता मिलेगी तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। बात तो ठीक कह रहे। इस देश में हर पार्टी ने, हर नेता ने लोगों को धोखा दिया, लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया। कहते दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। मैंने कहा बाबा, अगर मेरे को भ्रष्टाचार ही करना होता, मेरे को पैसे ही कमाने होते, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी कौन सी खराब थी। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाता है, मैं तो कमिश्नर था। लाल बत्ती की गाड़ी थी, अच्छा बंगला था, वो सब छोड़ के ये झक मारने की क्या जरूरत थी मेरे को। 2 साल अन्ना जी के साथ झक मारी, रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी, पिछले साल 10 दिन भूखा रहा, अब 23 मार्च से भूखे रहूंगा। भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार करने के लिए कोई भूखे नहीं रहते साथियों, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, देश को बदलने के लिए कर रहा हूँ। और एक काम करेगी आम आदमी पार्टी, सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। और अगर जन लोकपाल बिल पास हो गया तो अगर मैं भी भ्रष्टाचार करूंगा तो 6 महीने में मेरे को जेल हो जाएगी। अपने हाथ काट के हम जनता के सामने रखेंगे। सत्ता भोगने नहीं जा रहे साथियों, व्यवस्था बदलने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ भी इतने सारे आदमी खड़े, एक चीज बड़ी ईमानदारी से बता दूंगा, जो कांग्रेसी है जरा हाथ खड़े कर दे। क्या